नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एसटीएन की बहुत ही खास पेशकश बजट 2021-22 में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नशरा खान चौधरी। लीजिए, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ ही गया और आज पेश हो गया है बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि बजट किस तरह का होगा, क्या कुछ चीजें होंगी। ये तीसरा बजट लेकर आई है निर्मला सीतारमण। इस बार का जो बजट रहा है, खास बात ये रही कि ये पेपरलेस बजट था, टैबलेट के जरिए बजट पढ़ा गया है। हर बार हम देखते आ रहे हैं, आजादी के बाद से जब भी बजट पेश हुआ है, हमेशा इतना पुलिंदा बजट का रहता था, कागजों के भार से छुट्टी मिल गई है। तो एक कह सकते हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, डिजिटल वर्ल्ड होता जा रहा है, उसी तरह से हम भी डिजिटली बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो इस बार जो बजट पेश हुआ है वो थोड़ा सा हटकर है। कहा जा रहा था कि बजट बहुत ज्यादा उम्मीदों वाला होगा, बहुत कुछ बदलाव लेकर आएगा, और निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि इस तरह का बजट होगा जो कि इतिहास रचेगा। तो क्या वाकई इतिहास रचा गया है? क्या वाकई ये बजट ऐसा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा? अभी हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि बजट में बहुत चीजें ऐसी होंगी। कोरोना काल में हमने जमकर मुकाबला किया है और अब कह सकते हैं कि वैक्सीन के बाद कोरोना खत्म होता नजर आ ही रहा है। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए सब बैठे थे। अब पूरा देश बजट देख चुका है, जान चुका है। तो एसटीएन भी अब जान गया है कि बजट आखिर है क्या, क्या कुछ चीजें बजट में रही है। इस पर विस्तार से आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा के कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें आप हमेशा से जानते आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आपसे रूबरू होते रहते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। सबका स्वागत करते हैं। कोटा के प्रबुद्ध जन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमें बताने वाले हैं कि क्या वाकई बजट बहुत ज्यादा उम्मीदों भरा, सौगात भरा रहा है, या फिर एक लॉलीपॉप दिया गया है। तो बिना देरी किए स्वागत करते हैं हमारे साथ जितने भी प्रबुद्ध जन यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबका एसटीएन की पूरी टीम स्वागत करती है। और हम चाहते हैं कि चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करें, और इस प्रोग्राम के जरिए आज आपको भी जानने को मिल जाएगा कि किस तरह से बजट में क्या कुछ चीजें आई हैं, क्या कुछ बजट रहा है। तो बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं एसटीएन के चैनल हेड रजत खन्ना जी, आपका भी स्वागत है। तो अब कौन कौन मौजूद है, हम चाहेंगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दें, साथ ही साथ ये भी बताएं कि बजट आपको कैसा लगा। और एक और चीज की हम चाहेंगे कि आप इसको नंबर भी दें, यानी कि 10 में से आप इस बजट को कितने नंबर अपने तौर पर देंगे। तो बिना देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अशोक महेश्वरी, होटल एंड रेस्टोरेंट व्यवसायी। आज हम सब लोगों ने बजट सुना और इस बजट में ये पाया कि इस पे पूरी तरह से कोरोना की छाप है। स्वास्थ्य बजट 137% इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन जो व्यापार एवं उद्योग जगत कोरोना की मार झेलकर और जिस तरह से आश्वस्त था कि इस बजट में कई सेक्टरों को रिलीफ मिलेगा, जिसमें हम खासकर में जो होटल एंड रेस्टोरेंट और रिसोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसमें जिस तरह से मंदी आई थी, जिस तरह से ये बिजनेस एक साल से बिल्कुल नुकसान में चल रहा था, तो सरकार की तरफ से हम राहत की आशा कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है। बाकी अगर हम बजट को देखें तो बजट औसत दर्जे का है। इस बजट में कोई नयापन नहीं है। सरकार का पूरा फोकस कोरोना से निपटने के बाद का जो बजट है उसमें सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा गया है, जबकि अर्थव्यवस्था जिस ढंग से डगमगाई थी उसमें किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। तो अभी फिलहाल हमने जाना, अशोक माहेश्वरी जी ने अपनी बात रखी है और बताया कि किस तरह से बजट रहा है, कोरोना का इसमें प्रभाव देखने को मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं मुकेश भटनागर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरीके से आज जो बजट पेश किया गया है उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के जो रेट बढ़ाए गए हैं, वो आर्थिक स्थिति से वैसी जो है व्यवसायी जो है जूझा हुआ है, परेशान है। उसमें किसी तरह का किसी को कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में अगर किसी को कोई राहत दी जाती, और कोरोना काल के चलते लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बजट बहुत अच्छा आएगा, उसको घुमा फिरा कर दिया गया है। इसलिए कोई भी व्यवसायी फायदे में नहीं रहेगा। जी, तो मुकेश जी का कहना है कि ये जो बजट रहा है राहत भरा नहीं है और व्यवसायियों को कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है जो बजट पेश किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और रूबरू होते हैं एक और खास आला शख्स से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं राजेंद्र अग्रवाल ऑटोमोबाइल व्यवसाय से हूँ।
बजट अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग प्रोजेक्ट्स का बजट है, ये इमीडिएट बजट नहीं है। और जैसी कि आशा थी और पूरी उम्मीद थी, इस बजट में उद्योग, व्यापार एवं सर्विस इंडस्ट्रीज को कोई राहत नहीं दी गई। ऑटोमोबाइल की अगर बात करूं तो लॉन्ग अवेटेड स्क्रैपेज पॉलिसी की आज घोषणा हुई, लेकिन उसमें उन्होंने एक कंडीशन जोड़ दी कि वो वॉलेंट्री है। तो ये वॉलेंट्री जब भी सक्सेस होगा कि जब इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छे इंसेंटिव्स अगर गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो लॉन्ग वॉलेंट्री ये स्क्रैपेज पॉलिसी सक्सेस हो सकती है। दूसरा, रोड्स के लिए बहुत अच्छा बजट इन्होंने दिया है। रोड्स का डेफिनेटली जब रोड्स का सुधार होगा तो ऑटोमोबाइल व्यवसाय अपने आप बढ़ेगा। और ऑटोमोबाइल व्यवसाय को इस वक्त जीएसटी में एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कुछ सेस या टू व्हीलर में परसेंटेज की कमी करेंगे, तो वो कोई घोषणा नहीं हुई और उल्टा उसमें कुछ स्पेयर पार्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी, 15% इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये व्यवसाय वैसे ही अभी बहुत कोरोना की मार झेल रहा है, उसके बावजूद ये ड्यूटी और लगाई है। पहले लोहा और ये बढ़ने से ऑलरेडी 1 जनवरी से काफ़ी प्राइजेस बढ़ चुके हैं और ये कस्टम ड्यूटी बढ़ने से और प्राइस बढ़ने की पूरी संभावना है। जी, तो साथ ही साथ राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बजट को आप नंबर कितने देंगे? नंबर तो इसको मैं 5 ही दूंगा, ये एक 5 ही औसत देंगे। बजट है और इसको 5 नंबर ही दूंगा। साथ ही साथ मुकेश जी, आपसे भी हम जानना भूल गए कि नंबर अगर 10 में से दिए जाएं तो आप इसे कितने नंबर देंगे? नंबर तो इसमें कुछ देने लायक ही नहीं है, फिर भी आप अच्छा, 0 देंगे फिर? बिल्कुल ही है, कोई घुमा फिरा के दिया गया। जी जी, तो घुमा फिरा के 0 देने वाले हैं आप भी? 0 घुमा फिरा के 0। अच्छा, तो मुकेश जी की नजर में तो 0 है। अशोक जी, आप कितने नंबर देंगे 10 में से? कुल मिला के इसको 5 नंबर देना ठीक 5 रहेगा, नंबर। क्योंकि एक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य, जी। स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, अर्थव्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया है। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि बजट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मानना है कुछ लोगों का कि वाकई बजट कुछ इस तरह का नहीं है, कुछ सौगात लेकर नहीं आया है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और खास शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। पवन कुमार लालपुरिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं किन क्षेत्रों में लाभ हुआ, किन क्षेत्रों में हानि हुई, उस पे हमारे उद्योगपति और व्यापारीगण यहाँ पर हैं, उनसे हम जान रहे हैं। टैक्सेशन को लेकर के मेनली क्या चेंज किए गए हैं, जो चेंजेज हैं जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं, वो चेंजेज कोई भी इस बजट में नहीं किया गया है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ चेंजेज हैं, स्पेशली जो पहले 6 साल तक के आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे जब रीओपन कर सकता था, उस लिमिट को घटा करके 3 साल कर दिया गया है। अब 3 साल से पुराने आपके खाते हैं उनको डिपार्टमेंट पुराने असेसमेंट को रीओपन नहीं कर सकता जब तक कि डिपार्टमेंट को ये विश्वास ना हो कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा के कर की आपने चोरी की है। तो अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की कर चोरी है तो 10 साल तक रीओपन कर सकते हैं, अदरवाइज जो लिमिट है वो घटा करके 3 साल कर दी गई है। फेसलेस का शुरू जो हो चुका है उस काम को और आगे बढ़ाते हुए अब ट्रिब्यूनल में जो हियरिंग होती है उसको भी फेसलेस करने जा रहे हैं। डिविडेंड टैक्स को लेकर के एक प्रॉब्लम आया करती थी कि उसका एडवांस टैक्स कब उसका पेमेंट हो, उसको भी राशनलाइज कर दिया गया है कि जब आप डिविडेंड वास्तव में डिक्लेयर करेंगे, यानी कि आपकी एजीएम में जब आपने डिक्लेयर किया उसी समय आपकी वो लाइबिलिटी बनेगी, उसके पहले वो लाइबिलिटी नहीं बनेगी। मैं जो इस बजट को देख पा रहा हूं, इट इज ए लॉन्ग टर्म बजट। जहां तक राहत की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने कोविड का कोई शेष नहीं लगाया, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। टैक्सेशन में जो लिमिट्स वगैरह की जो छूट थी वो पिछले साल ही दे दी गई थी। ठीक है, सबकी आशाएं रहती है, लेकिन कोविड शेष नहीं लगा, यही अपने आप में एक राहत की बात है। और लॉन्ग टर्म देश की इकोनॉमी को आगे लॉन्ग टर्म में बढ़ाने के लिए इंफ्रा के सेक्टर में बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म विजन से काम किया गया है। थैंक यू सर। इसके साथ ही जानेंगे नंबर कितने देंगे आप 10 मैं इस बजट को अगर देखूं तो मैं 10 में से 8 नंबर देना 10 चाहूंगा। में से 8, क्या बात है, बहुत ज्यादा, बहुत अध्ययन कर लिया आपने और बहुत अच्छे नंबर आप दे रहे हैं। टैक्स के हिसाब से उन्होंने पूरा देखा है, पूरा टैक्स का पूरा उन्होंने बता दिया कि बहुत चीजें हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन अगर बाकी
कोरोना को देखते हुए कुछ इस तरह के टैक्सेस लगते या सेस लगता तो बहुत आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं जम्मू जैन हॉस्टल और होटल व्यवसाय से हूँ। हमें काफ़ी उम्मीद थी, हॉस्टल और होटल हमारे काफ़ी गिर चुके हैं इस कोरोना काल में। काफ़ी उम्मीदें थी कि इसमें कुछ मिलेगा, लेकिन इस और किसी का ध्यान गया नहीं। बाकी ओवरऑल बजट ठीक है जी। तो सर साथ ही हम जानेंगे आप कितने नंबर देंगे इस बजट को? 10 में से 7। 10 में से 7 तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आपको पसंद आ गया बजट। और ओवरऑल ठीक आपके है, नए होस्टल व्यवसाय से हम नए देखें- टैक्सेस नहीं लगे। जी, जी। ओवरऑल ठीक है। अगर इसको अपन पूरा इसका स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को और किसी न कुछ और कुछ फायदा मिला होगा। है, तो और लेकिन स्टडी वो लॉन्ग टर्म में उसका जी, इफेक्ट जी। देखने को मिलेगा। और स्टडी पूरी स्टडी करने के बाद बाद इसको कोई भी टैक्सेशन के राहत की जो बात है, एक्चुअल में जीएसटी के ऊपर कोई भी रेट्स के चेंज का जो मामला है जी। वो बजट का मामला नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल का मामला है। लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग। उसमें शायद है कि टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के लिए जीएसटी की रेटों में एक टेम्परेरी कोई गिरावट डिक्लेयर की जाए। दैट वाज नॉट द एरा ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। यद्यपि उसको डेवलपमेंट के लिए वो कोई पैकेज दे सकते थे कि नई होटल इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी लाएं, और वो भी जो पॉलिसीज है वो भी स्टेट का सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा होती है। तो वो जो आशाएं हैं हमको वो स्टेट बजट से ज़्यादा करनी चाहिए। जी। तो सर 1 नंबर और बढ़ जाएगा 10 में से। नंबर तो वही है आप। जी जी 8 नंबर दिए हैं पवन जी ने, और उसके बाद जन्मो जैन जी ने तो 7 नंबर दिए हैं। आप भी कह रहे हैं कि आगे इसको जितना ज्यादा गंभीरता से देखा जाएगा तो हो सकता है 1 नंबर और आप बढ़ा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं नितिन विजय, मैं कोटा जो कि शिक्षा नगरी जानी जाती है उसी क्षेत्र से आता हूं और कोचिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हम बात करें तो इस जो बजट दिया गया है इसमें आत्मनिर्भर भारत पर ज़्यादा फोकस करा गया है। 27 लाख करोड़ दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो मैं जो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जितना ज़्यादा पैसा रोटेट होता है, 10 रुपये जितनी बार लोगों में घूमेंगे उतना ज़्यादा टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट के पास भी आएगा। थोड़ा सा बजट को शायद इस तरफ रखा जाता कि लोग ज़्यादा सिक्योर महसूस करते और स्पेंडिंग पावर बढ़ती तो शायद और अच्छा होता। हालांकि इसका प्रयास करा गया है, चाहे वो रेलवे बजट को लेकर हो। रेलवे बजट में उन्होंने कई ऐसी फैसिलिटीज़ दी हैं जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ। शिक्षा में करीब 15,000 स्कूलों को और कुछ देने की बात करी गई है। 100 नए स्कूल हैं, पर अभी भी हम कोचिंग संस्थान के रूप से, फिर इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कोचिंग संस्थाओं को शिक्षण संस्थाओं का दर्जा मिलना चाहिए। शिक्षा को लेकर हम और आशान्वित थे। स्वास्थ्य और शिक्षा, मुझे लगता था शायद यही 2 क्षेत्र हैं जिनमें ज़्यादा बात होगी। स्वास्थ्य को लेकर बहुत बात हुई, चाहे वो पीएम स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो आत्मनिर्भर योजना के बारे में बात हुई हो, पर शिक्षा को लेकर जितनी बात होनी चाहिए थी वो नहीं करी गई है। पर फिर भी जैसे कि पवन जी ने कहा कि हम शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेस लग सकता है कोविड के रूप में, पर वो नहीं लगा। तो शायद यही हमारे लिए एक बचत का रूप है। अगर मैं बात करूं तो सेस की बात कर लें या रेलवे इसकी बात कर लें, आयरन पे कुछ टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं। बहुत सारे विषय हैं जिन पे बात करी जा सकती है। शिक्षा को लेकर हम और आशान्वित थे, पर वो शायद नहीं मिल पाया है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इसको 10 में से नंबर देने की बात करी जाए तो अगर कोविड नहीं होता तो 5 ही दिए जाते, पर कोविड को देखते हुए और फिस्कल डेफिसिट 9.5% की तरफ जा रहा है, अगले साल 6.8 एक्सपेक्टेड है। पर फिर भी मेरी सरकार से अनुरोध है कि ये डेफिसिट को ना हाईलाइट करते हुए लोगों की भावनाओं को जितना हम ध्यान में रखेंगे, अगर वो सिक्योर महसूस करेंगे तो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो टैक्सेस अपने आप आने लगेंगे और फिस्कल डेफिसिट कम होता जाएगा। तो कोविड को देखते हुए मैं 10 में से 7 नंबर देना पसंद करूंगा। थैंक यू। बिल्कुल नितिन जी ने 10 में से 7 नंबर दिए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि थोड़ा सा शिक्षा में और कुछ बढ़ोतरी होती तो ज्यादा बेहतर रहता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नमस्कार, अनिल अग्रवाल, कोटा हॉस्टल व्यवसाय से और पेट्रोलियम ट्रेड से जुड़ा हुआ हूँ। मध्यम वर्ग की जो मांग थी टैक्सेशन स्लैब की बढ़ाने की, वो इस बजट में नहीं देखी गई, जो कि हर बार ही होती है। उम्मीदें लगी रहती हैं कि 5 लाख तक शायद स्लैब हो जाए, परंतु कुछ में बढ़ोतरी नहीं करी। और जैसा कि ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर फोकस है सरकार का और सोलर एनर्जी पे फोकस है, दोनों ही क्षेत्रों में निराशा रही। मोबाइल के ऊपर 2.5% ड्यूटी बढ़ा दी। मोबाइल महंगे होंगे तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? इम्पोर्टेड ही सोलर एनर्जी पे भी 2.5% सोलर एनर्जी की जो सिस्टम है उस पर सोलर इन्वर्टर पे भी 2.5% ड्यूटी बढ़ाई है, और मोबाइल भी इम्पोर्टेड पे 2.5% ड्यूटी बढ़ाई है, जो कि एक चौंकाने वाला लगा। बाकी पर्यटन उद्योग को जिस तरह से नकारा गया है बजट में, मेरा मानना है कि कोविड के कारण पर्यटन उद्योग ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है
और सरकार ने इसको बिल्कुल पूरी तरह से अनदेखा देखा गया है। तो उम्मीद तो बहुत थी, पर उम्मीद पे बजट कुछ खरा उतरा नहीं। मैं इसमें 10 में से 5 ही नंबर देना चाहूँगा। 10 में से 5 नंबर दे रहे हैं। तो चलिए, जिस तरह से बताया है अनिल जी ने कि थोड़ा सा राहत भरा है, लेकिन जितना होना चाहिए था उस तरह का नहीं है, और 10 में से 5 नंबर इन्होंने दिए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं बीडी मुंदड़ा ऑटोमोबाइल और हॉस्टल एंड अन्य स्टोन से जुड़ा हुआ हूँ। बजट मैंने बहुत कुछ सुना, लेकिन कुछ लिपापोती हुई है ज़्यादा कर। बाकी स्कूल के और सैनिक के मामलों में इन्होंने 100 सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, ताकि हमारी रक्षा सुरक्षा और भी मजबूत हो। MSME में भी कुछ फंड्स अलॉट किए हैं इन्होंने, लेकिन कुछ अभी क्लियर नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन जो उम्मीद थी, वाकई में उद्योग और व्यापार में निराशा ही हाथ लगी है। इसलिए इस बजट को कोई विशेष न कहकर, लेकिन वही 50-50 5% कह सकते हैं। किसानों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया गया है, लेकिन क्या है क्लियर कट नहीं है अभी। धन्यवाद जी, तो शुक्रिया। और इसको नंबर कितने देंगे आप? 5 नंबर। तो बीडी मुंद्रा जी कह रहे हैं कि इसको 5 नंबर, यानी कि 50%। अब तक हम देखें तो लगभग 50% से ऊपर तो चल ही रहा है। सबने 5% से ऊपर नंबर दिए हैं, सिवाय एक को छोड़ के। मुकेश जी ने 0 नंबर दिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं। जी, राम मंत्री, हार्डवेयर, सैनिटरी, लोहा व्यापार के संबंधित व्यापारी। मैं इस बजट को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। कारण क्या है कि सरकार बहुत बारीकी से ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर बहुत बारीकी से अध्ययन करती है। बड़े बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट इस बजट को तैयारी करने में लगे रहते हैं। 6 महीने से बजट की हर चीज़ पर बारीकी से मंथन हो रहा है। तो इस बजट को वाकई में जनता की नब्ज को, गरीब को, मजदूर को, बेरोजगार को देखकर इस बजट में फंड्स अलॉट किए गए हैं। LIC के द्वारा एक IPO लाया जा रहा है। सरकार के पास जो पैसे की कमी रहती है उसको कंपनसेट करने के लिए LIC के जो शेयर बिकेंगे, उससे सरकार के पास बहुत बड़ी राशि आएगी, वो देश के विकास में काम आएगी। और स्वास्थ्य सेवा में 137% बजट का एलोकेशन हुआ है। सरकार कोरोना से संकट को निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा में बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रही है। शिक्षा में भी हजारों स्कूल खोले जा रहे हैं, 100 सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में हजारों की संख्या में स्कूल खोले जाएंगे। 75 साल से ऊपर के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट होगी। इसके साथ ही लोहा और इस्पात में 2.5% एक्साइज ड्यूटी की छूट दी गई है। इससे देश का व्यापार, उद्योग, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लोहा और इस्पात हर चीज़ में काम आता है, छोटे से बड़े के बड़े लेकर हर इंडस्ट्री में लोहा इस्पात का उपयोग होता है। 2.5% की कस्टम में छूट देना बहुत ही स्वागत योग्य है। सीनियर सिटीजन्स को बहुत फैसिलिटी दी गई है। मैं इस बजट की भरपूर प्रशंसा करता हूं। सरकार ने बहुत ही बारीकी से सोच समझ के साइंटिफिकली और टेक्निकली बजट बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि राम मंत्री जी ने नंबर दिए हैं, वाकई 10 में से 10, तो पहली बार 10 में से 10 नंबर अभी हम जो टॉक कर रहे हैं उसमें मिले हैं। तो और जैसा उनका कहना है कि वाकई बजट जो उम्मीदें थी, सौगातों भरा बजट है, उम्मीदों पर खरा उतरा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं गोविंदराम मित्तल उद्योग और व्यापार जगत से जुड़ा हुआ हूँ। हर साल का बजट सुनता हूँ और उस पर प्रतिक्रिया भी देता हूँ और समझने की पूरी कोशिश भी करता हूँ। अपने देश की समस्या यह है कि बजट सुनने वालों में अगर गिनती की जाए तो पूरे विश्व में हिंदुस्तान के लोग सबसे ज़्यादा सुनते हैं, और समझने का जो नंबर आता है तो सबसे कम हिंदुस्तान के लोग उसको समझते हैं। मज़े की बात यह है कि पार्लियामेंट में जब बजट पेश किया जाता है तो लगभग 75% सांसद सोते रहते हैं और 10% सांसद वैसे ही हंसते रहते हैं जैसे हम हंस रहे हैं। जो है उनको कोई बजट के बारे में कोई प्रतिक्रिया ज़्यादा होती नहीं है और उसको समझ नहीं पाते कि वास्तव में बजट का मूल मंत्र है क्या। मैं ये कहता हूँ कि ये जो बजट है, कोरोना काल में जितना हमें विनाश हुआ, उस विनाश की पूर्ति करने की पूरी कोशिश इस बजट में की गई है। और विकास की तरफ इसमें ऐसा ध्यान दिया गया जो लोग इसको सही समझ नहीं पा रहे या इसको बता नहीं पा रहे। इसको जब मैं आपके सामने आधा मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे बड़ा इंसेंटिव दिया गया उद्योगों को, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का इसमें एक नया इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिया गया है। और ये PLI वास्तव में अगर उद्योगों को मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप से जाना जाएगा। ये PLI का मतलब है। उसके बाद में
आत्मनिर्भर का जिस तरह से प्रयास किया गया है और जिस तरह से दूसरे विदेशों में ओल्ड व्हीकल्स, जो कमर्शियल व्हीकल्स जो 15 साल से पुराने ज़्यादा हो जाएंगे, उन सब व्हीकल्स को स्क्रैप कर दिया जाएगा और जो ही इस स्क्रैप के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऑटो सेक्टर इंडस्ट्रीज के स्वर्ण दिन आ जाएंगे इमीडिएटली ये सिस्टम लागू होते ही। तीसरी बात इन्होंने किया है रेल कॉरिडोर और रोड कॉरिडोर, ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं पूरे देश के जो विदेशों में तो पहले से ही चलन है, लेकिन अब की बार हमारे प्रदेश में भी रेल कॉरिडोर और रोड कॉरिडोर दोनों ही चालू होने की संभावना इस बजट के माध्यम से होगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। गैस सप्लाई जिस तरह से 100 डिस्ट्रिक्ट नए अभी और चूज कर लिए गए, लगभग 110 डिस्ट्रिक्ट में पहले ही गैस की सप्लाई शुरू हो गई है और 100 डिस्ट्रिक्ट में और चालू कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 728 डिस्ट्रिक्ट हैं और 728 डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 250 डिस्ट्रिक्ट में गैस की सप्लाई चालू हो जाती है तो हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके गैस की सब्सिडी का बोझ भी सरकार पर कम होगा और गृहिणियों को गैस की सुविधा इसमें आसानी से मिल सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। रेल के अंदर जिस तरह का ऑटोमेटिक सिग्नल, ऑटो सिग्नल, आपको शायद जानकारी होगी, हवाई जहाज को जो ऊपर आसमान में उड़ाते हैं उसको ऑटो में डाल दिया जाता है, अपने आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और बीच में कोई पहाड़ ऊंचा नीचा आ गया तो उसके हिसाब से प्लेन ऊंचा नीचा चला जाता है। इसी तरह से रेल के अंदर ऑटो सिग्नल सिस्टम चालू करते ही हमारे देश में एक्सीडेंट्स की जो गति है वो जीरो हो जाएगी और वो जीरो गति होने का मतलब यह है कि हमारा देश एक जो जिस तरह से ट्रेन में यात्रा एक सुखद यात्रा अनुभव करेगा, ऐसा विदेशों में भी बहुत कम देशों में है। ये ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम केवल अभी 5 देशों में विराजमान है, बाकी देशों में ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम रेलवे में नहीं है। ये एक अद्भुत रेलवे के द्वारा काम किया जाएगा, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। मंत्री जी ने बताया कि फंड्स की इकट्ठा करने के लिए LIC में जिस तरह से IPO का सिस्टम चालू किया गया है, जिस तरह से FDI को 49% से बढ़ा करके 75% तक इंश्योरेंस सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में जिस तरह से एंट्री दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंस की जिस तरह की हमारे जो कमी बेची थी पूरी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है। एक सबसे अच्छा स्टेप आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा इसका, कि हमारा जिस तरह से कैश अकाउंट डेफिसिट है, जो हमारा बजट का जो डेफिसिट है वो 3% पर लाने का जो वित्त मंत्री ने प्रयास किया है, वो अद्भुत एक तरीके से उसको जो किस तरह से मैनेज किया गया है, वो एक अद्भुत प्रयास है हमारे वित्त मंत्री जी का, जिसको हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए पिछली बार लगभग 8,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और इसकी बार 15,700 करोड़ रुपए MSME सेक्टर को दिए गए। एक बड़ा अद्भुत आंकड़ा है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ अगर पिछली बार जो विकास था उसका डबल विकास होने की पूरी इसकी तरफ से संभावना है। व्यापारियों के लिए ऑडिट कराने के लिए CAG के चक्कर लगाते रहते थे, CAG उनके चक्कर लगाते रहते थे, फिर एक दूसरे को टक्कर लगाते रहते थे, ऑडिट नहीं होते थे। पूरे देश में CAG की कमी थी हमारे देश में जो है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने जो फैसला किया कि 5 करोड़ से बढ़ाकर इसको 10 करोड़ की छूट देना एक ऐतिहासिक छूट है। पहले तो शुरू जमाने में 1 करोड़ की छूट थी, पहले 60 लाख की थी, फिर 1 करोड़, फिर 1.5 करोड़, इस तरह करते करते एक साथ 5 से 10 करोड़ की छूट करना टैक्स ऑडिट सीमा के अंतर्गत व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे अच्छा एक पार्ट। इसमें किसी तरह का बुक्स का अकाउंट्स का देखा नहीं जाता, ये सब वो ठीक है, डिजिटल लेन देन से संबंधित है। अगर डिजिटल लेन देन आप करेंगे तो आपको 6% प्रॉफिट आपको मिनिमम आपको दिखाना है, डिजिटल नहीं करेंगे तो आपको 8% प्रॉफिट आपको उसमें दिखाना है। इस तरह से कुल मिला के मैं कहूँ कि बजट में जो मेहनत की गई है सरकार की तरफ से इस समय ये बहुत अच्छी मेहनत की गई है। और मैं जी नंबर कितने देंगे आप? रेणु को बता दिया, ट्रेन का ऑटो सिग्नल सिस्टम चालू कर दिया। गोविंद राम जी नंबर कितने देंगे? नंबर मैं ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा पर 9 नंबर का काम का बजट वित्त मंत्री 9 नंबर। और मुझे उम्मीद है कि जितनी गंभीरता से आपने बताया है बजट, मुझे लगता है एक नजर में आपने पूरा बजट ही यहाँ पर जाहिर कर दिया है कि क्या है, पूरे उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो सारे आपने बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं निमेश जैन, मैं केमिकल व टेक्सटाइल बिजनेस से डील करता हूँ। इस बजट में जो गत 1 वर्ष से कोविड के कारण व्यापारी व उद्यमी भाई जो मंदी की मार झेल रहे हैं, उनको जो रिलैक्सेशन टैक्सेस ये उसमें देना चाहिए था, मुझे ऐसा कुछ इसमें दिखा नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बजट में व्यापारी और उद्यमियों के लिए जो रिलैक्सेशन देने थे वो देना जरूरी था। जो मॉरेटोरियम जो हमारा 4 साल का किया गया था, हमें उम्मीद थी कि इसको 1-2 साल बढ़ाकर 6 साल का करेंगे ताकि व्यापारी उद्यमों को बिजनेस करने में राहत मिल सके, तो वो भी इसमें कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन ठीक है, 15,700 करोड़ जो लघु और मध्यम उद्योग के लिए रखे हैं
वो एक स्वागत योग्य कदम है। बाकी एक आम व्यापारी के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। मैं इस बजट को 10 में से 4 नंबर देना चाहूँगा। तो 10 में से 4 नंबर निमेश जी द्वारा दिए गए हैं। व्यापारियों के लिए कुछ ज्यादा खास सौगात लेकर नहीं आया है ये बजट। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब कौन हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मैं देवेंद्र कुमार जैन, कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ हूँ। बजट से हमें काफ़ी उम्मीद थी। हम चाहते थे कि वित्त मंत्री जी जो भी पहले प्लेटफॉर्म्स बनते थे, रेलवे प्लेटफॉर्म्स और एयरपोर्ट्स, वहाँ पर सब जगह पहले कोटा स्टोन और सैंड स्टोन का यूज होता था, जो आजकल टाइल्स ने और दूसरी चीज़ों ने ले लिया है। हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से पहले इसको यूज करती थी उसी फॉर्म में आजकल इसको बनाने लगे हैं। इसको कोटा स्टोन को भी टाइल्स के रूप में बनाया जाता है। नेचुरल स्टोन है, सबसे बेस्ट है, तो इसको प्रमोट करें, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रीज पहले यहाँ पे काफ़ी थी जो धीरे धीरे सिंक होती जा रही है। तो हमारा वित्त मंत्री जी से डिमांड थी कि ये इसको अच्छे से देखते, वो हमारी पूरी नहीं हुई है। एमएसएमई सेक्टर को जरूर इन्होंने अच्छा बजट दिया है, तो उससे हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बढ़ेगी। बजट ओवरऑल मीडियम है। इनकम टैक्स सेक्टर में हमें उम्मीद थी कि काफ़ी राहत मिलेगी, वो हमें मिली नहीं। ओवरऑल हम इसको मीडियम बजट कहेंगे और मैं इसको 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगा। जी, देवेंद्र जी ने 10 में से 5 नंबर दिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब कौन प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। मैं ईशांत अरोड़ा, दी एसएसआई एसोसिएशन कोटा का सेक्रेटरी। मैं फर्नीचर व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। बजट को लेकर के बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन, पेपरलेस किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया है, आज जो बजट पेश किया गया वो बहुत ज़्यादा पेपर्स के साथ नहीं, सिर्फ एक टैबलेट से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको लाया गया है। तो वो बहुत अच्छा कदम है जो आगे पूरे देश में प्रमोट करेगा। धन्यवाद। आप नंबर कितने देंगे ईशान जी? अगर हम डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की बात की जाए तो 10 में से 10 नंबर देना बनता है। ओके, ठीक है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप 10 में से 10 देंगे। बाकी अगर ओवरऑल हम बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छे से सुना नहीं है बजट। अच्छा, अब उसके लिए कोई नो कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। क्रांति जैन जी, अध्यक्ष कोटा व्यापार महासंघ, अध्यक्ष कोटा जिला केमिस्ट एसोसिएशन। वर्ष 2020 और 21 और 22 का जो बजट आज वित्त मंत्री ने पेश किया है, अभी मुख्य रूप से इसकी परत ऊपर की दिखी है हमें। ये तो जब गजट नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि ये बजट आखिर तक कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मेरा इसमें मानना है कि कोविड जैसी बीमारी से जहाँ पर आर्थिक समस्याओं से देश जूझ रहा था, उसको फोकस करते हुए आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत के रूप में ये पेश किया गया है। जहाँ पर, क्योंकि मैं मेडिकल क्षेत्र से हूँ और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है 137% पे, और हेल्थ है तो वेल्थ है, उस आधार पर ये बजट बनाया गया है। लेकिन इसमें क्लियर अभी नहीं किया गया है कि देश के गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को सस्ती दवाइयाँ किस तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी, इसमें अभी इस पर कोई फोकस नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार से भी मांग रहेगी कि आने वाले टाइम में ये सस्ती दवाइयाँ कैसे उपलब्ध हो और इसकी रेट फिक्स की जाए, तो उससे आम लोगों को राहत मिलेगी। और जिस तरीके से छोटे उद्यमियों को और मध्यम उद्यमियों के लिए जो 15,700 करोड़ का बजट दिया है उन्होंने, इससे आम छोटे व्यापारियों को इससे लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये बजट, और हमें खुशी भी है कि हमें संभावना थी कि कहीं कोई अतिरिक्त बजट ना लगा दे, कोई सेस नहीं लगा दे, वो नहीं लगाया है, इससे व्यापारियों को राहत मिली है। और ये बजट, मेरा ये मानना है कि आगामी दिनों को देखते हुए ये बजट को और इसको सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, सरलीकरण। तो मेरा मानना है कि बजट आम लोगों के लिए अभी ठीक है। जहाँ 3 साल के हमें असेसमेंट के बाद अगर जो ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं उनको 3 साल के ऊपर के अपने रिकॉर्ड नहीं रखने पड़ेंगे, इसका भी हम स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर ये बजट औसत है, मैं इसमें 6 नंबर देना चाहूँगा। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब कौन जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। जी, मैं मुकेश गुप्ता, हॉस्टल और कोटा स्टोन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। बजट आज हमने सुना, जैसा कि सारे वक्ता बोल चुके हैं, मैं आखिरी वक्ता बोल रहा हूँ, सारी प्रतिक्रियाएं तो आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा
कि जैसे कोविड के बाद कुछ टैक्स लगने की उम्मीद थी वो टैक्स नहीं लगा, और जो राहत की उम्मीद थी वो राहत भी नहीं मिली, इसलिए वो एक न्यूट्रलाइज हो गया। तो उस हिसाब से तो बजट हम लोगों के लिए एक अच्छा ही है। और दूसरा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ध्यान दिया गया है, जो कि जिसके रिजल्ट हमको आने वाले समय में मिलेंगे। जैसे रेलवे ट्रांसपोर्ट है, बस ट्रांसपोर्ट है, गैस लाइन्स हैं और हेल्थ है, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है, जिसका रिजल्ट बाद में मिलेंगे। तो इमीडिएटली तो जो पब्लिक की सबकी डिमांड रहती है कि हमको कुछ राहत मिले, वो चीज़ इस बार नहीं हुई है। लेकिन उसके साथ खुशी ये भी है कि नया कोई टैक्स भी नहीं लगा है, क्योंकि कोरोना से सबको ये काफ़ी उम्मीद थी कि किसी तरह का सेस लग सकता है, टैक्स लग सकता है, हम लोग के ऊपर और ज़्यादा लोड पड़ सकता है। तो दोनों ही बातें नहीं है। उस हिसाब से बजट एक अच्छा बजट है, और क्योंकि आगे फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से की गई है, बहुत अच्छी तरह स्टडी करके की गई है, तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं। उस हिसाब से मैं लगभग 7 पॉइंट्स इसको देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया मुकेश जी। तो जिस तरह से बात आ रही थी कि इतिहास रचने वाले हैं, इस तरह का जो होना है, बजट जो आ रहा है वो इतिहास बन जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो हमारे साथ पवन जी कुछ खास बातें जो अभी टैक्स से जुड़ी भी इन्होंने बहुत सारी विस्तार से बताया था, और आगे क्या कुछ कहना है आइए जानते हैं। जी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो तुरंत व्हाट्सएप पे फैलना शुरू हो गया है, एग्रीकल्चर सेस की जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने पेट्रोल पर 4 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर एग्रीकल्चर सेस लगाया है। लेकिन वो बात एक्चुअल में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मैं क्लियर करना सबके सामने चाहता हूं, क्योंकि दिन भर ये बातें चलेंगी। उतना ही रिवर्सल उसने उसको सेट ऑफ कर दिया है कस्टम ड्यूटी में। तो वो सेस जो है वो एग्रीकल्चर में लगा के गवर्नमेंट ने अलग से फंड क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन उसको कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन करते हुए उसको कंपनसेट कर दिया है। तो उसके कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों पे कोई असर नहीं आने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बजट में दिखाई नहीं दिया, जो मुझे अभी अभी जानकारी मिली है, जो हम सबसे रिलेटेड है, अभी तक जो स्मॉल कंपनीज की जो डेफिनेशन थी वो थी 50 लाख रुपए की पेडअप कैपिटल और 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर। वो स्मॉल कंपनी में आती थी, और स्मॉल कंपनी होने के कारण से कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन उस पर अप्लीकेबल नहीं होते थे, यानी इजी वे में आप काम कर सकते थे। उस लिमिट को 50 लाख रुपए पेडअप कैपिटल से बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया गया है, और टर्नओवर की जो लिमिट 2 करोड़ थी उसको बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए किया गया है। तो हम जो नॉर्मल में कंपनी चलाते हैं और उस पर आरओसी के बहुत सारे प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं, वो प्रोविजन में एक तरह से रिलैक्सेशन आ गया है। हम इजी वे में उस काम को कर सकते हैं जैसा पहले करते आ रहे थे स्मॉल कंपनी में। ये 2 नए प्रोविजन अभी सामने आए, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बजट औसत रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीदों भरा नहीं रहा, लेकिन ख़ासतौर पे अगर हम बात करें किसान वर्ग की और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, तो ऐसे में इतना कुछ नहीं मिल पाया जितना कि उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जैसा कि भी बताया, पवन जी ने भी बताया, बाकी लोग भी, कि एक्स्ट्रा टैक्स कुछ नहीं लगा है। यानी कि बजट की हम बात करें, ख़ासतौर पर बजट जब बनता है घर के बजट जैसा ही होता है कि हमें भी ये उम्मीद रहती है कि किस तरह का पैसा कहाँ से निकालना है, पैसा कहाँ पर लगाना है, और पैसा जो बचेगा उसका क्या करना है। तो ओवरऑल बजट में भी यही है। और महिलाएं जो होती हैं खासतौर पर घर चलाती हैं, और हमारी जो वित्त मंत्री है वो भी महिला है, तो ऐसे में बजट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि औसत तो रहा है, लेकिन जैसे बात आ रही थी कि बहुत ज्यादा इतिहास वाला रहेगा, तो अशोक जी क्या कहेंगे, क्या इतिहास रचा है इस बजट ने? कुल मिला के जिन परिस्थितियों में बजट पेश हुआ है वो एक विकट परिस्थितियां थी। इसमें कई आशाएं आज कोविड से उभर कर जिस तरह से हम लोग सामने आ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था की सरकार को चिंता करनी चाहिए थी। कई सेक्टर ऐसे हैं जो बुरी तरह से इकोनॉमिक क्रैश हो चुके हैं, उन पे इतनी लाइबिलिटी आ चुकी है कि वो 1 साल का बिजनेस का ड्रॉबैक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। अगर इसको बारीकी से देखा जाता तो आज कई सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, उनके बिजनेस, उनके पास कार्यशील पूंजी नहीं रही है, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार को चाहिए था, जो राहत हम बार बार मांग रहे थे कि एक कोरोना राहत के रूप में दिया जाए। मैं पूरे कोटा व्यापार महासंघ का महासचिव हूँ और यहाँ की इंडस्ट्रीज और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ पे बिजनेस को पूरे इंडिया में, कोटा में ही नहीं, कई बिजनेस ऐसे हैं, आज अपन एयरलाइंस को माने, टूरिज्म को माने, होटल को माने, बड़े बड़े ढाबे,
लॉकडाउन से और उससे जो इफेक्ट हुआ था, तो हम बहुत बड़ी एक रिलीफ की आशा कर रहे थे और कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए थी। आज 10 माह से लॉकडाउन में हॉस्टल बंद पड़े, उन पे कितनी लाइबिलिटी आ गई है। तो एक तरह से बैंक में रियायत, रियल इस्टेट पे 10 साल से मकान और फ्लैट बने हुए पड़े, उनको बूस्ट करने के लिए सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जो हम आशा करते थे। ठीक है, स्वास्थ्य बिल्कुल मस्ट है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ आदमी को जीवन यापन करना पड़ता है, अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है, अपना पेट भरना पड़ता है। उस दृष्टिकोण से वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल जो नेसेसरी थी उसको दूर रखा गया है। आज सबसे बड़ी जरूरत है इकोनॉमी को बूस्ट करने की, और जो बिजनेस क्रैश हो चुके, जो अर्थव्यवस्था क्रैश हो चुकी, उनको लोगों को रिलीफ देने की। उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे की जो चीजें हैं, निश्चित रूप से उसके लिए बजट में काफी कुछ है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति से जो आमजन जूझ रहा है, व्यापारी और उद्यमी जूझ रहे हैं, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। जो बहुत ही तार्किक तरीके से अपने व्यापार भाइयों के बारे में जो बताना था बताया, उनमें बहुत ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे कि तत्काल प्रभाव से बाजार पे इसका कोई असर देखने को मिलेगा। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े प्रबुद्ध अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले हमारे सम्माननीय मेहमान मौजूद हैं। ये है तरीके से औद्योगिक के संस्थापक में से एक रहे गोविंद राम जी हमारे बीच में हैं। गोविंद राम मित्तल, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, एज ए उद्यमी, और आप कोटा की अच्छे से अर्थव्यवस्था को काफी लंबे समय से जांचते आए हैं, परखते आए हैं, देखते आए हैं। क्या उम्मीद करूं कि मैं कोटा के अंदर ऐसा क्या बदल जाएगा इस बजट से, क्या उम्मीद कर सकते हैं, बताइए जरा। पहले तो बजट के बारे में 2-3 चीजें मैं आपके रास्ते में रखना चाह रहा हूं कि बजट अपने देश के बजट में दूसरे देश के बजटों में क्या भिन्नता है और वो कैसे ठीक किया जा सकता है। पहली भिन्नता तो यह है कि हमने इस बजट का वित्तीय वर्ष अलग, कर निर्धारण वर्ष अलग और कैलेंडर ईयर अलग, 3-3 साल अपने को याद रखने पड़ते हैं एक आदमी को। जो है दूसरे देशों में सिर्फ, ज्यादातर देशों में एक ही साल याद रखने की आवश्यकता है, वो है कैलेंडर वर्ष। और कैलेंडर वर्ष याद रख के कि वही वित्तीय वर्ष है, वही कर निर्धारण वर्ष है, अलग अलग वर्ष की इसकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये अमेंडमेंट ऑलरेडी प्रपोज था सरकार की तरफ से, और वो था DTC के माध्यम से, डायरेक्ट टैक्स कोड माध्यम में कैलेंडर ईयर और वित्तीय वर्ष अलग अलग नहीं करके एक ही साल का उसमें इंदराज था। उसमें कोई कारण से सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं, अगले साल उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मंत्री जी बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम का क्या बता दिया रेलवे का। जो ऑटो सिग्नलिंग का सिस्टम यह है, अगर कोई ट्रेन फोग के लिए डिले हो जाती है, अगर फोग लग रहा है, ऑटो सिग्नल सिस्टम होने से ट्रेन फोग की परवाह नहीं करती, बिना सिग्नल के चल देगी, ऑटो सिग्नल अपने आप काम करेगा। अगर आगे कोई गाड़ी का सिग्नल नहीं है या कोई सामने कोई गाड़ी है या नजर नहीं आ रहा है, तो ट्रेन अपने आप वहां रुक जाएगी। ये गिने चुने देशों में ऐसी व्यवस्था है। प्लेन के अंदर भी ये व्यवस्था बहुत सारे देशों में नहीं है। अपने देश में अगर फोग लग जाए तो प्लेन को भी खड़ा रहना पड़ता है, वो भी आगे नहीं चल सकती। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में अभी तक नहीं थी। इस व्यवस्था को ट्रेन में लागू करना एक अद्वितीय काम सरकार ने किया है। इसको हमें बिल्कुल जितना हो सके उतना अप्रिशिएट करना चाहिए। मित्तल साहब, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि भाई ये फोग सिग्नल सिस्टम लेके आ रही है सरकार। मैं पूछना चाहता हूं कि 5000 से ज्यादा तो हमारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर रेलवे का वो तक नहीं है, बैरियर, मानव रहित जो है पॉइंट, बिल्कुल 5000 से ज्यादा है इस हिंदुस्तान में। दूसरी बात, मैं एक और चीज पे लेके आना चाहता हूं आपको। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा, उसकी पहचान कोटा से क्यों है? जो अभी बात हमारे बीच में, जो हमारी जो एक लाइफ लाइन रही, कोटा स्टोन हमारी, ठीक है, हीथ्रो हवाई अड्डे पे लंदन ने उस कोटा स्टोन की महत्ता को पहचाना और वहां उसने उसको लगवाया। और आज भी फॉरेन के कई देश जो हमारे समुद्र के जो किनारे हैं उसके अंदर आपके रेड स्टोन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के शायद कहीं रणनीतिकारों को ये नजर नहीं आया। और जैसा अशोक जी बता रहे थे कि कोटा स्टोन की फैक्ट्रियों को तो काफी नुकसान उठाना पड़ा है और बहुत सारा
बंद हो गई हैं, इसके बारे में मैं आपसे इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि आपने ही सबसे ज्यादा कोटा स्टोन की फैक्ट्रियां लगती हुई देखी हैं और आज बंद होती हुई भी आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात पूछी आपने कोटा स्टोन के बारे में। आपको शायद जानकर इस बात की खुशी होगी और सबको बताते हुए मुझे भी खुशी हो रही है। कोटा स्टोन एकमात्र ऐसा स्टोन है जिसमें जीएसटी की सबसे कम दर रखी गई। लेकिन वो भी आप लोगों ने प्रेशर बनाया, उसके बाद सरकार चेती ना। और इसके ऊपर जो एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग है AAR आंध्रा, उसने 28% की रूलिंग जीएसटी की इस पर दे दी गई थी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कोटा के लोगों के प्रयास से और कोटा के लोगों के आगे प्रयत्न करने से वो दर 28% से 5% की गई। मैं उसको एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट मानता हूँ कोटा स्टैंड का। जी खैर चलो एक इस बात मामले में हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। नहीं, वो बंद का दूसरा पहलू उसका दूसरा पहलू समझा जी, इनको दे। बेसिकली कोटा स्टोन पे वेट इसके जीएसटी के पहले 2% वेट हुआ करता था और उसको बढ़ा के 5% किया। तो उसको पहले बीच में 14%, लेकिन एसएसआई एसोसिएशन और दूसरे एसोसिएशन, व्यापार संघ और हमारे सांसद ओम जी बिरला साहब और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलके इस पर प्रयास किया और इसको वापस से 5% के स्लैब में लाए। उससे ये जो इंडस्ट्री यहाँ थोड़ी बहुत बची हुई है ये चल रही है, लेकिन इसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी आज की डेट में। सरकार को इसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा अगर यहाँ पे इसको और डेवलप करना है। तो पहले कोटा में यहाँ पे लगभग 1000 यूनिट से ऊपर काम करती थी, जो भी कम होकर 200 यूनिट के आसपास रह गई। तो इसको प्रोत्साहन देने की बहुत ज़रूरत है और ये सरकार की जो योजनाएं होती है उसी में ही कोटा स्टोन मुख्यतः यूज आता है। आजकल इसके बायो प्रोडक्ट बनने लग गए, टाइल्स फॉर्म में भी ये बनने लगा है और भी फॉर्म में ये बनने लगा है, लेकिन इसकी जरूरत है। जी थैंक यू। कोटा स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो यूनिवर्सल स्टोन है पूरे विश्व में जो है, और इसको एक गरीब आदमी भी इसको यूज कर सकता है तो अमीर आदमी भी इसको यूज कर सकता है। इसकी प्राइस रेंजेस फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 50 रुपीज़ इसकी प्राइस। कम की भी है तो इसके ज़्यादा की प्राइस भी है इसके। और कोटा स्टोन के अंदर जो हम लोग जो कुछ थोड़े पीछे रह गए उसका 2-3 कारण है। हम टेक्नोलॉजी उसकी अपग्रेड नहीं कर पाए जो उसकी आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी। हम उसमें अपग्रेडेशन स्कीम के अंदर टाइल्स स्कीम में जाना चाहिए था हमारे को, सबको जो है हमारे को उसमें इंडेक्सिंग मशीन में जाना चाहिए था, हमें उसको कैलिब्रेटिंग मशीन में सबको जाना चाहिए था। हम उसी प्रयास में उसको चीर रहे हैं, बेच रहे हैं, चीर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो वो एक अलग प्रयास है। अगर किसी चीज़ को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाता है तो वो उस चीज़ की और ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है। और दूसरे देशों में ऐसा नहीं कि डिमांड इसकी कम है या है, सभी देशों में कोटा स्टोन की बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है और अपने देश में भी कोटा स्टोन का बहुत बड़ा स्कोप बढ़ने वाला है। दूसरे स्टोन्स लगने में एक बार बेहतर लग सकते हैं, लेकिन लाइफ के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से कोटा स्टोन में जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी स्टोन में नहीं है। इवन मार्बल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। पुराने ज़माने में मार्बल को केवल मंदिर और मस्जिद के लिए रिकमेंड किया जाता था, घर के लिए नहीं बनाया जाता था मार्बल जो है। तो हमेशा कोटा स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसको आगे लोग लाइक करेंगे। बहुत लॉन्ग लाइफ है इसकी जो है, और बहुत लंबा काम है हमारे साथ में कोटा स्टोन का। ऐसा नहीं कि कोटा स्टोन को पिट गए हमारा जो है। वो रहेगी। और इसके अंदर जिस तरह का जैसे कोटा स्टोन का स्लरी का मामला था, आपको शायद जानकारी होगी, मंगलम सीमेंट वहाँ से पूरा जो कोटा स्टोन का स्लरी था उसका यूज करके सीमेंट बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। अगर इसी तरह से उनकी गति सीमेंट में चलती रही तो मैं समझता हूँ कोटा सीमेंट जो स्टोन की जो स्लरी है वो कोटा स्टोन की प्राइस कम हो जाएगी, स्लरी की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। ये स्थिति होगी हमारे सामने। तो ये सब चीज़ें चलेंगी देख करके, और ये धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस हो रही है, हर चीज़ में हो रही है। व्यापारी की एक आदत है कि आदमी को अपनी चीज़ें कहते रहना चाहिए, हम दुखी हैं, तो सरकार उसकी सुनती रहती है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कोटा स्टोन के अंदर लग गई, लेकिन किसने के पास लग गई साहब? सबको डेवलप करने से लगा के। अभी रजत जी ने एक बहुत अच्छा इशू उठाया है और ये कोटा की इंडस्ट्रीज को लेके उठाया है। मैं इनकी बात का स्वागत करते हुए कहता हूं कि आज कोटा में इंडस्ट्री नाम की किस तरह से इंडस्ट्रीज का पतन हुआ है। एक कोटा स्टोन ने इसको और सैंड स्टोन ने इसको ग्रोथ किया था, और हमने केंद्र और राज्य सरकार से बार बार मांग की है कि इसको आप आज रेलवे स्टेशन पे, हमें इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पे जो कोटा स्टोन लगने लगा था
उसकी जगह ब्लास्ट ग्रेनाइट लगने लगा है। तो एक ये जो सरकार की तरफ से भी कमजोरी रही है, और आज यहाँ पे कोचिंग के अलावा कोई बड़ी इंडस्ट्रीज कोटा में नहीं है। तो यहाँ इंडस्ट्रीज बूस्ट करने के लिए सरकार को अपने स्तर पे प्रयास करना चाहिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, और कोटा स्टोन और सैंड स्टोन वर्ल्ड की लेबोरेटरी में, जैसा गोविंद राम जी भाई साहब बता रहे हैं, टॉप क्लास स्टोन है, वर्ल्ड में लगाया जा रहा है। यहाँ पे कई कमियां हैं, हम बैठ के इसका विवेचन करेंगे, ताकि आज कोटा का, हम सब लोग चाहते हैं कि कोटा का इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, टूरिज्म डेवलपमेंट हो, ताकि यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध हो। तो इस तरफ सरकार को भी देखना होगा। ये आज हम कहना चाहते हैं इस बात, और आगे भी हम लोग इसकी कोशिश करेंगे। सरकार, जैसा कि टैक्सेस के हमारे इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत तरह की ऑडिट्स होती हैं, आज की तारीख में जीएसटी की, इनकम टैक्स की, इतनी डेट्स हैं, इन सब को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। अगर ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं तो शायद हम लोग नए आइडियाज़ पे, नए प्रोडक्ट्स पे, ये डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे, अदर कि हम लोग अपना ये टैक्सेस का असेसमेंट, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। प्लस जैसा कि अभी बात आई थी कि 2.5% टैक्सेस और बढ़ा दिए गए हैं मोबाइल फ़ोन्स पे जो इम्पोर्टेड हैं। तो मैं ऐसा चाहूँगा, जिन लोगों के पास अच्छे आइडियाज़ हैं, जो लोग अच्छे से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन लोगों को और बढ़ावा दिया जाए सरकार की तरफ से कि आप और अच्छे आइडियाज़ लेकर के आइए, ताकि हम लोग आपको और प्रमोट करें और मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए, इंडियन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए। सर, हमारे देश में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, मैं नहीं समझता कि हमारे बेरोजगार की कोई समस्या रहेगी। 1/4/2021 से एक नया वेज कोड बिल आ रहा है, नया लेबर कोड बिल आ रहा है। उस बिल को लोगों को भी जानकारी है नहीं, अभी हम प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों को बता देंगे उसके बारे में। आज लोग एम्प्लॉय इसलिए नहीं रखते हैं कि किसी एम्प्लॉय को निकालना इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है कि अपनी वाइफ को तो डाइवर्स कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय को डाइवर्स करना बहुत मुश्किल काम है उसके लिए। तो ये नहीं, वही कर रहा हूँ आपसे, लेबर क्या, कोई भी आदमी, एनी बॉडी जिसको आप एम्प्लॉयमेंट पर रखते हैं, उसको डाइवर्स करना बहुत, छोड़ना आसान काम है। तो 1/4/2021 से जो नया जो बिल लागू हो जाएगा, उसमें लोगों की ऐसी बाढ़ आ जाएगी लोगों को काम लगाने के लिए, क्योंकि दिस सिस्टम विल बी सिंप्लीफाइड। आपको जिस तरह से लोगों को काम पर लगाना है, जिस तरह से आपको लगाना है, जिस तरह से छोड़ना है आपको, नहीं निकालना नहीं, लगाना निकालना दोनों लगाना। सर वो वन साइडेड मुद्दा नहीं रखें, दोनों साइड से देखें आप। अगर ये जो बेरोजगारी का जो आंकड़े आते हैं वो ठीक है, आंकड़े आते हैं, आंकड़े के हिसाब से लोग ठीक ठाक होंगे, इतना ही बेरोजगार होंगे मान लिया जाए। अब भी जैसे हमारे सामने नवीन जी बैठे, कोटा में आईटी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास? क्या मैन पावर की कमी है हमारे पास? नहीं लगने का कारण केवल मात्र एक ये कारण है कि हम आईटी इंडस्ट्रीज के लिए, एम्प्लॉयज को रखने के लिए, वो जो किताबें पढ़नी पड़ती हैं ज्ञान की जो है, वो किताबें पढ़ने के बाद में आईटी इंडस्ट्री लगाने का आदमी आइडिया छोड़ देता है। काबिल नहीं है। हम लोग उन किताबों में जो ज्ञान दिया जाता है एम्प्लॉयज के अधिकारों का, उससे ऐसा लगता है कि मैं इनका बंधुआ मजदूर बन रहा हूं कि ये मेरे बंधुआ मजदूर बन रहे हैं। जो है, आप कभी नियम को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो सबसे पहले उस देश में श्रमिक कानून सिंप्लीफाइड होना बहुत जरूरी है। अगर सिंप्लीफाइड कानून नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट की रफ्तार नहीं बढ़ सकती। 70 साल में इस बात पर विचार ही नहीं किया गया कि श्रमिक ठीक है या मालिक ठीक है। बंगाल ने कितने साल निकाल दिए, क्या हालत हुई बंगाल के अंदर। जो है दत्ता सामंत ने गुजरात में फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश की, तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि दत्ता सामंत की गुजरात के बॉर्डर के अंदर एंट्री बंद कर दी गई उसकी। जो है तो गुजरात की इंडस्ट्री बच गई, महाराष्ट्र की फेल होगी उसकी वजह से, दत्ता सामंत की वजह से। आप ये क्यों समझते हैं कि आपकी श्रमिक इंडस्ट्री को चलाते हैं, बंद करवाते हैं? श्रमिकों का काम है इंडस्ट्रीज को बंद करवाना। जितनी श्रमिक यूनियन है, किसी का इंडस्ट्री चलाने का काम नहीं। क्यों
क्यों केरला की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई? ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अगर इसमें डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे तो एक बात ये सामने निकल के आएगी कि केवल मात्र इंडस्ट्री बंद होने का जो कारण है, वो श्रमिक नीति है। रजत जी, मेरा कहना यह है, जो आपने प्रश्न पूछा कि 16 करोड़ बेरोजगार हैं, कोरोना से और बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार इस संबंध में क्या प्रबंधन कर रही है? सरकार निश्चित रूप से बहुत गंभीर है, प्रबंधन कर रही होगी, लेकिन मैं भी इस पर जवाब देने में अपने आप को भी असमर्थ पा रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न रजत जी आपने किया है, और अगर बारीकी से पूरे देश की परिस्थितियां कोविड के बाद देखी जाए तो 16,000 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हुए हैं, और उन बेरोजगारों को रोजगार मिलने में पूरा एक सबसे पहला तो कोरोना रुके, एकदम कोरोना जीरो हो जाए, और उसके बाद अगर 1 साल तक व्यवस्थाएं चलती रही, अच्छी पटरी पे चलती रही, तो ही उनको रोजगार मिल पाएगा, वरना आर्थिक क्राइसिस बना रहेगा। और ये बेरोजगार की तलवार अगर सरकार ने प्रयास नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाले 1-2 साल तक इस देश पर लटकी रहेगी। जी पवन सर, सरकार ने इस बेरोजगारी के मुद्दे पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हुआ है। आई टेल यू बाय वन एग्जांपल, बॉम्बे साइड बहुत लोग सर्विस में थे और मेरे पास बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे पता है, और मजबूरी में उनको गांव लौटना पड़ा, और उन लोगों ने गांव पहुंच करके, क्योंकि रूरल इकोनॉमी अब बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, और उन्होंने अपनी छोटी छोटी यूनिट, क्योंकि जमीन वगैरह सब उनके पास पड़ी थी, उन्होंने मजबूरी में वो यूनिट लगाई। पहले उसके पास एक प्रॉब्लम रहती थी कि वो माल को बेचे कहाँ, और आज की तारीख में उसको ऑनलाइन मार्केट इतना बड़ा मिल रहा है कि वो गांव में बैठ करके प्रोडक्ट बना करके वो ऑनलाइन आसानी से बेच पा रहा है, और उन लोगों ने नौकरी करने का आइडिया ही जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो आने वाले समय में जो आज हम नौकरियों की बात करते हैं, ऐसे डायरेक्शन में देश जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है कि नौकरी की बजाय व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा विश्वास करेगा, और उस पोजीशन में जब हम चले जाएंगे तो उसके बाद ये बेरोजगारी वाली बातें सामने ही नहीं आएंगी। टाइम लगेगा, ये 1 मिनट प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक टाइम, बट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो उस डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुका है। शुक्रिया। अब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे एक दूसरे विषय की तरफ ले जाना चाह रहा था। ये ऐतिहासिक बजट जो बताया जा रहा है, ये इतिहास का एक बड़ा, इसके अंदर सरकार ने अनुमति दे दी, जो कि पहले 49% थी। इसका असर भारतीय इकोनॉमी पे कितना पड़ेगा, LIC पे कितना पड़ेगा? देखिए, जहां तक मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। ये बात ठीक है कि इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा होगा, तो अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो पैसा बाहर भी जाएगा, लेकिन वो जो डिविडेंड की जो क्वांटम है वो क्वांटम कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी है तो उसका पोर्शन बाहर जाता है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट आने से इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पैसा यूज कहाँ होगा, वो पैसा इंडिया में ही यूज होगा। यहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहीं की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए। इंडिया की जो इकोनॉमी की आज पोजीशन है उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमको फंडिंग तो चाहिए ही चाहिए। फंडिंग आएगी तो हमारे जो दूसरे सेक्टर डेवलप हो चुके होंगे। हाँ, केवल एक जगह आपको बात से मैं इत्तिफाक रखता हूं कि उसके कारण से प्रॉफिटेबिलिटी जो वो कंपनी कमाएगी, उसमें से उनका जितना पैसा लगा हुआ है उस पैसे के ऊपर उसको ब्याज मान लीजिए या प्रॉफिट मान लीजिए, वो नेचुरल है। जो आदमी पैसा लगाएगा वो लेके जाएगा, लेकिन वो पैसा जो इंडिया में आया है वो इंडिया के ही इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। और पे कहा जाता है कि जापान जिसके पास एक्सेस, जो संभल नहीं पा रहा, उससे इतनी राशि उसके पास जमा हो गई है, जब वो पैसा भारत आएगा
तो भारत का पैसा ही तो लेकर के, मतलब एक चुंबकीय आकर्षण होता है पैसे के अंदर, वो जितना लाएंगे उससे डबल लेकर के जाएंगे। तो हमारा नुकसान, हमारी LIC का नुकसान नहीं दिख रहा आपको? नहीं, LIC का उसमें नुकसान नहीं होने वाला। और उसमें भी आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आज ही जो चेंज किया उसका बता दूं। उसके अंदर उन्होंने एक कंडीशन डाल दी है कि जिस कंपनी में वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें फॉरेन का डायरेक्टर नहीं होगा, डायरेक्टर इंडियन ही होंगे। यानी हम लोग ही उस व्यवस्था को संभालेंगे। पैसा जरूर वो हमारे पास आया, हमको वो पैसा लौटाना भी है, लेकिन उससे जो बिजनेस किया जाएगा वो तो इंडिया में ही किया जाएगा। नो डाउट पैसा को इन्वेस्ट करेगा तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा, मैनेजमेंट डिसीजंस में उसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो पैसा लगाएगा तो उसका डिसीजंस भी जो है उस कंपनी में आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो डिसीजंस आएंगे उसका से अल्टीमेटली डेवलपमेंट कहाँ का होगा? डेवलपमेंट बाहर का नहीं हो रहा, डेवलपमेंट तो इंडिया का ही होगा ना, काम तो वो इंडिया में ही करेगी। पवन जी का ये मानना है कि फॉर चाइना देख लीजिए, चाइना में क्या है? देखिए अमेरिका और चाइना चूंकि इतने डेवलप्ड कंट्री हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं, हम भी डेवलप होने वाले हैं साहब, आने वाले। आपको 10 साल बाद का सिनेरियो बता दूं, इंडिया विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप 5 ट्रिलियन जो अपना एक लक्ष्य है भारत सरकार का, देखते हैं वो कहां तक पहुंचती है। हमारे बीच में अनिल जी भी है, पेट्रोलियम उससे क्षेत्र से आते हैं। अनिल जी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए कब तक कर देंगे आप कोटा में? सरकार को कोविड से भी लड़ना है और सरकार को पैसा भी चाहिए। हम खर्चा भी नहीं करें, हम मुफ्त में हर सामान चाहिए वो मिल नहीं सकता। आज के बजट में 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए रखे हैं उन्होंने, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ही आएगा। अनिल जी, कोरोना से पहले कौन सी बहुत अच्छी स्थिति थी? 80 रुपए 90 रुपए तो उस समय भी हमने खरीदा है ना, आपके पेट्रोल पंपों से भरवाते हैं। नहीं, बहुत कष्ट होता है। हम भी चाहते हैं एक आम नागरिक की तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो, सरकार से हमारी मांग थी, पर आज जो घुमा फिरा के सरकार ने किया वो भी एक बहुत हास्यास्पद है। चलिए आप एक बार जनता को मैं ये समझा दीजिए कि आपसे जो 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है एक आम उपभोक्ता, उसमें से आप मतलब उसका मूल राशि कितनी है और सरकार कितने लेकर के जा रही है? एक बार आप जनता को बताइए। करीब 40% उसकी बेसिक रेट होती है, 40 रुपए, और 60% जो है एक्साइज ड्यूटी, वेट, डीलर मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी का मार्जिन रहता है। एक्साइज अभी लास्ट में कितना बढ़ा उसके ऊपर? 11 रुपए उन्होंने बढ़ाया था कोविड के अंदर, 11 रुपए प्रति लीटर। उसमें आज 4.5 आज 2.5 रुपए कम करे, 4 रुपए उन्होंने 2.5 रुपए पेट्रोल में, 4 रुपए डीजल में कम करके वापस एग्रीकल्चर सेस लगाया। जब वैक्सीन आ गई है तो वो 11 रुपए कम कर देने चाहिए थे ना सरकार को, अब इस बजट में ही आज खुशखबरी दे देते। नहीं, जैसा कि पिछला जो जीएसटी कलेक्शन आया है, कल ही बताया 1,20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, तो सरकार को अगर इस तरह के आंकड़े मिलेंगे तो जरूर निश्चित रूप से ये जो महीने 2 महीने में ये रिवर्स होगा। आज की जो कीमतें सब में, आज जो कीमत में परिवर्तन किया गया है वो उसमें उपभोक्ता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बेसिक रेट जो बाजार की रेट है वही रहेगी। हमारे बीच में एक महिला मौजूद है, इनको मैं बधाई दे दूं कि आपके घर जो सिलेंडर आएगा उस पे ही 50 रुपए बढ़ करके आएगा इस महीने से ही। अभी गोविंदराव जी भाई साहब ने कहा था कि 110 नहीं चलिए, परंतु वो कम करके एग्रीकल्चर सेस लगा के व्यापार और उद्योग जगत पे कोई और सेस नहीं लगाया। और तो इसको आप क्या उद्योग और व्यापार पे अलग से ये कोई बहुत अच्छा नहीं, भाग्यशाली नहीं मान रहे, हमें एक आशंका थी भाई। आप एक कोरोना के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए कुछ ना कुछ। जी भाई, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आम गृहिणी के लिए भी, आम नागरिकों के लिए भी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब देश में सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी और 2 रुपए भी पेट्रोल बढ़ जाता था, तो यही हमारे नेता जो अभी सरकार में हैं बैलगाड़ियों पे अपना प्रदर्शन करते थे। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, और विपक्ष मजबूत नहीं है तो सरकार अपनी योजनाओं को अपने हिसाब से थोप रही है। निश्चित रूप से पेट्रोल में कमी होनी चाहिए। जब अभी कोविड जैसे वैक्सीन भी आ चुके हैं, आपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ाया, क्योंकि सरकार 2 चीजों से ही कमा रही है, या तो शराब से या पेट्रोल से। लेकिन एक पेट्रोल भी एक लिमिटेशन के हिसाब से बढ़ानी चाहिए थी रेटें, और जो ये रेटें बढ़ाई हमारी सरकार से मांग है
कि इसको कम किया जाना चाहिए, पेट्रोल गैस इनकी उस पर, ताकि आम लोगों को इससे राहत मिल सके। महिलाओं की जो आप बात कर रहे थे, मैं कहना चाह रहा हूं कि अब टाइम्स लास्ट वीक का सर्वे था, जो इस कोविड के पीरियड में साल भर में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हुई हैं, सबसे ज्यादा नौकरी गई हैं, उसमें 55% महिलाओं की गई हैं हिंदुस्तान में। तो ये अपन महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो सबसे महिलाओं के लिए महिलाएं हो रही हैं। महिलाओं के लिए खुशखबरी आज के बजट में भी है। एक करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर और दिए जाएंगे। अभी तक 7 करोड़ महिलाओं को दिया गया है, 1 करोड़ और हो जाएगा। अनिल जी मैं सहमत हूं, लेकिन आप है ना पूरी बात किया कीजिए। 8 करोड़ सिलेंडर दिए, उसमें से 4 करोड़ दोबारा रिफिल होने ही नहीं आए साहब। ये ऑन रिकॉर्ड है भारत सरकार का। नहीं कैसे आएंगे? वो तो बेचारा एक बार तो दे दिया, जो ले गया फ्री में तो है, पैसा नहीं है, इतना पैसा पड़ता है। एक मिनट, दवा इम्पोर्टेंट विषय है मेरे लिए, खास तौर से आज के लिए, क्योंकि हमारे दवाइयाँ स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ पे उतनी नहीं है। और एक जो बहुत गंभीर इस वक्त जो समस्या आ रही है, देश में जगह जगह दवाइयों की कमी महसूस कर रहे हैं हम। चाइना से जो कच्चा माल आता था वो बंद कर दिया। उसकी वजह से एक बहुत बड़े बॉम्बे के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं है। इसकी बाकायदा रिपोर्ट्स हो रही हैं। इसको लेकर के आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी भारत सरकार को? ये बात बिल्कुल निश्चित है, जब रॉ मटेरियल, क्योंकि दवाइयों का सारा बाहर से आता है और मैक्सिमम आता है चाइना से, और अभी भारत में इतने स्रोत पैदा नहीं हुए हैं कि हम रॉ मटेरियल अपने आप पर बनाएं। हालांकि सरकार ने जब ये मास्क और जो सर्जिकल आइटमों पे जिस तरीके से बाहर से हमारे को नहीं मंगाना पड़े, उस पर काफ़ी यहाँ पर प्रोत्साहन दिया है उद्योगों को बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब तक रॉ मटेरियल के हम खोज नहीं कर पाएंगे, उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो निश्चित रूप से मेडिसिन महंगी होते जा रही है। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज कई प्रोडक्ट बिल्कुल इतने महंगे हो चुके हैं और उसकी उपलब्धता भी कम होते जा रही है, क्योंकि हम जब आयात ही नहीं करेंगे रॉ मटेरियल का, तो हम आगे मेडिसिन यहाँ पे कंपनियां कैसे बनाएगी? तो सरकार को अपने स्रोत उपलब्ध कराने होंगे ताकि मेडिसिन उपलब्ध हो सके। भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, हिंदुस्तान में 3 ड्रग हब बनेंगे और एक ड्रग हब के ऊपर 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की सब्सिडी अलग है। जब ये तीनों ड्रग हब स्टार्ट हो जाएंगे तो हिंदुस्तान बजाय मेडिसिन के जो बेसिक जिसको कहते हैं, वो बजाय इंपोर्ट करने के एक्सपोर्ट करेगा। और एक हब राजस्थान को मिलने वाला है, रामगंज मंडी के पास में फतेहपुर इंडस्ट्रियल एरिया, उसके लिए प्रपोज्ड है। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी सबको धन्यवाद दे दूँ कि आप सब लोगों के प्रयास से ये करीब सैंक्शन होने की तैयारी में है और उसका काम भी होने की तैयारी में है। और तीनों हब जिसमें स्टार्ट हो गए तो राजस्थान का पूरा, हिंदुस्तान का पूरा विश्व से फीड हो जाएगा, लगा के सारा। हम यहाँ पर पहले बात कर रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ने का क्या कारण हो रहा है। इस संबंध में यहाँ पे जो भी सब लोग विराजमान हैं, वो सब शायद MSME से संबंधित हैं। सब ने अपनी फैक्ट्रियाँ, अपना व्यापार या कहीं न कहीं उससे कनेक्टेड हैं। इनकी अंतरात्मा से आप पूछिए कि हम अब नेक्स्ट MSME क्यों नहीं लगा पा रहे, या हमारे बच्चे इस ट्रेड में क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। स्पष्ट कारण है कि हमारी जो सरकार की योजनाएं और सरकार के कार्यकर्ता कारिंदा जो हैं, वो इसमें कहीं भी सहयोग नहीं करते। हर आदमी फ्रस्ट्रेट है, विभागों में जाते जाते चक्कर लगाते हैं, आज वो मीटिंग में, आज वहाँ महीनों उसके निकल जाते हैं। ये सब जब वो हमारा नई पीढ़ी देखती है, या जो पढ़ लिख के आए बड़े हौसले के साथ चाहते थे, लेकिन इन सब हमारी परेशानियों को देखते हुए वो सब पीछे हटते जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि एक MSME में कितने से इन्वेस्टमेंट में कितने आदमियों को रोजगार मिलता है। आज बड़ी बड़ी चंबल फर्टिलाइजर, ये देख लीजिए, हजारों करोड़ों में कितने से आदमी काम करते हैं, और एक MSME में जहाँ 5 करोड़ 1 करोड़ की कैपिटल लगी हुई है, वहाँ 20-30 आदमी काम करते हैं। लेकिन सरकार के नियम कायदे ऐसे हैं कि आए दिन बेचारा वो एक तो आदमी होता है,
उसी को चेक साइन करना है, उसी को टेबल पे पहुंचना है और उसको 20 आदमी को भी हैंडल करना है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे इन जो तंत्र है जिससे हम सब परेशान हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। जो एकल खिड़की बनाए कुछ नहीं, हजारों विंडो वहाँ पे हैं, ऊपर लेटर पे लिख दे हैं सिंगल विंडो पे है और उसके बाद वो कागज़ गया बाहर में, तो कैसे डेवलपमेंट हो? ये चीज़ हमें सोचना विचारना चाहिए। निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगी और हमारा हौसला बढ़ेगा। आज हम किसी वर्कर को कुछ काम के लिए कह नहीं सकते, कहते ही कुछ भी पता नहीं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन पीछे है। तो इन सब बातों को गौर करते हुए, इन पे विचार करते हुए कि क्या तकलीफ है उसको दूर करें तो निश्चित रूप से ये प्रोग्रेस होगी। जैसे कि 3 ड्रग पार्क भारत सरकार पूरे देश में स्थापित कर रही है, उसमें से एक राजस्थान में। तो SSI मेरा निवेदन ये रहेगा कि वो पार्क केवल और केवल रामगंज मंडी में ही आए, क्योंकि पहले भी कोटा में पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से IIT जा चुकी है और उसके बाद एयरपोर्ट की स्थिति आप सबसे कोई छुपी हुई नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कोटा का फिर दुर्भाग्य ये दोबारा हो जाए कि ये ड्रग पार्क यहाँ आने से रह जाए। अभी दोनों तो चलिए, अब अंत में हमारे साथ हैं मुकेश गुप्ता जी और उनका क्या कहना है ओवरऑल बजट को लेकर, बात करते हैं। मैं मुकेश गुप्ता, अध्यक्ष DSSI एसोसिएशन कोटा। आज जो ये कार्यक्रम किया गया बजट को लेकर, सब उसके ऊपर चर्चाएं की गई, बहुत ही लाभकारी सभी के लिए रहेंगी। हमने बजट को सुना पहले और उसके बाद उसके ऊपर सारे अपने विचार विमर्श किए। सभी तरह के उद्यमी यहाँ पे, सभी व्यवसायों से जुड़े हुए लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सबने अपने विचार दिए। तो STN चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ STN चैनल को और हमारे सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों को जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और इसका सभी लोग हम उचित फायदा या नुकसान जो भी है वो विचार विमर्श करने में सक्षम हुए और इस चीज को आगे फायदा इसका उठा सकेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और चर्चा बहुत ही लाभकारी रही, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। STN चैनल के पूरी टीम को, राजेश जी को और इनकी टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आगे भी जैसा हमारा डिस्कस हुआ है राजेश जी से कि आगे भी हम लोग कोई भी हॉट इश्यू है उस पर हम चर्चा करते रहेंगे ताकि जनता में ये सही मैसेज जा सके। STN चैनल एक बहुत अच्छा माध्यम है और पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इनकी जो टीम है उसका सदैव व्यापार एवं उद्योग जगत को सपोर्ट मिलता है। पुनः मैं इनको इतना बड़े आयोजन के लिए और पूरी टीम को लेके आप लोग यहाँ आए, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे भी हमारा सहयोग बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ कोटा के प्रबुद्धजन जुड़े और सबने विस्तार से बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि जो बजट आपने टीवी पर देखा सुना और STN के माध्यम से भी बजट को बखूबी आपने जान लिया होगा कि कितना फायदेमंद बजट ये रहा है, कितनी सौगात लेकर आया है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बजट को 10 में से 5 नंबर दिए जा रहे हैं और हमने सबसे बात की, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे। यहाँ पे हर फील्ड के यहाँ पर मौजूद हैं, सभी ने अपनी अपनी बातें बताई। तो अब आने वाले समय में देखेंगे कितना कुछ बदलाव होता है। फिलहाल आप सब यहाँ पर आए, इतना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया। STN की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही, अब दीजिए विदा, नमस्कार।